पिछले वीडियो में हमने अरस्तू के क्रांति के प्रकारों की चर्चा कर रहे थे। उसमें कारणों के बारे में हम बता रहे थे। तो एक तो सामान्य कारण बताए हमने और दूसरा विशिष्ट कारण बताए। अब है तीसरा जो कारण वो है विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांति के विशिष्ट कारण। तो विशिष्ट शासन प्रणालियों से हमारा तात्पर्य है कि प्रजातंत्र में क्रांति, धनिक तंत्र में क्रांति, फिर आता है हमारे पास में कुलीन तंत्र में क्रांति और राजतंत्र में क्रांति, इन निरंकुश तंत्र में क्रांति। इन सब क्रांतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो क्रांति आती है वो है प्रजातंत्र में क्रांति। अरस्तू ने प्रजातंत्र में क्रांति के निम्नलिखित कारण बताए हैं। जैसे कि प्रजातंत्र में क्रांति का मूल कारण जन आंदोलन है। जब जन आंदोलन व्यक्तिगत रूप से धनिक वर्ग पर अत्याचार करता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे प्रजातंत्र में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। जब धनिक वर्ग पर ज्यादा करों का भार डाल दिया जाता है तब भी क्रांति के आसार नजर आने लग जाते हैं। जब जन आंदोलन सेनापति हो तब भी क्रांति का आधार बनता है। जैसे एथेंस और मेगरा की प्रजातंत्री सरकारें इसी प्रकार के आंदोलन के कारण तानाशाही में बदल गई थी। प्रजातंत्र को अधिक उदारवादी बनाने के लिए भी क्रांति की जाती है। यूनान के नगर राज्यों में ऐसी क्रांतियां भी उत्पन्न हुई थी। दूसरा आता है धनिक तंत्र में क्रांति। धनिक तंत्र में क्रांति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे जब जनता का अधिक शोषण होता है तो लोकनायकों द्वारा क्रांति कर दी जाती है। यदि क्रांति सफल होती है तो जनता का शासन स्थापित हो जाता है। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा भी क्रांति का कारण बनती है और ये स्पर्धा धनिक शासक वर्ग में भी पाई जाती है। जब धनिक व्यक्ति फिजूल खर्ची करते हैं तो भी वह आम जनता के लिए क्रांति का कारण बन जाती है। जब धनिक तंत्र में शासन सत्ता सीमित रहती है तो शासन के अधिकार से वंचित व्यक्ति विद्रोह कर सकते हैं। अगला बिंदु आता है हमारे पास में रिवॉल्यूशन इन एरिस्टोक्रेसी यानी कि कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र में क्रांति के निम्नलिखित कारण होते हैं। जब शासन की बागडोर कुछ व्यक्तियों के हाथ में आ जाए तो क्रांति होती है, क्योंकि शासन से वंचित व्यक्ति विद्रोह करने लग जाते हैं। जब महान पुरुषों का अनादर किया जाता है तो भी क्रांति उत्पन्न होती है। जब युद्ध के कारण गरीब अमीर का अंतर बढ़ जाता है तो भी क्रांति जन्म ले लेती है। जब कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति संपूर्ण शासन को अपने हाथ में लेना चाहता है तो क्रांति होती है। और जब न्याय प्रणाली विकृत हो जाती है तो भी क्रांति का जन्म हो जाता है। अगला जो बिंदु आता है वो कहलाता है राजतंत्र में क्रांति, रिवॉल्यूशन इन मोनार्की। राजतंत्र में क्रांति के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहली बात आप सोच के देखिए, राजतंत्र में क्रांति कब कब हो सकती है? यदि राजा ठीक ढंग से कार्य नहीं करे, जनता पर अन्याय करे तो क्रांति का जन्म हो जाता है। दूसरी बात आती है जब साहसी व न्यायिक व्यक्ति का अपमान किया जाता है तो भी क्रांति उत्पन्न हो जाती है। तीसरी बात आती है तिरस्कार की भावना भी क्रांति को जन्म देती है। चौथा आता है षड्यंत्र का भय भी क्रांति को जन्म देता है। जब राजवंश के सदस्यों में आपसी झगड़ा हो जाए तो क्रांति हो जाती है। जब राजा तानाशाह बन जाता है तो भी क्रांति का जन्म होता है। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट आता है निरंकुश तंत्र में क्रांति, रिवॉल्यूशन इन टायरनी। जब शासक वर्ग में क्या होता है कि आपस में झगड़े हो जाते हैं तब भी क्रांति का जन्म होता है। घृणा और तिरस्कार की भावना भी क्रांति को भड़काती है। शासक के व्यक्तिगत स्वार्थ भी क्रांति को जन्म देते हैं। योग्य व्यक्तियों का अपमान भी क्रांति को जन्म देता है। इस तरह से अरस्तू ने 5 तरह के शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के कारणों का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है, जिसमें हमने आप बताया प्रजातंत्र में क्रांति है, जैसे कुलीन वर्ग में क्रांति है, राजतंत्र में क्रांति है, निरंकुश तंत्र में क्रांति है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि क्या क्या संभावनाएं क्रांति की हो सकती हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनकी रेमेडीज की, कि क्रांति को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं। अरस्तू ने क्रांतियों को रोकने के लिए उपाय बताए हैं। इस संबंध में मैक्सी ने लिखा
कि क्रांतियों के विषैले तत्वों को रोकने के लिए आधुनिक राजनीति विज्ञान कहीं और विश्वसनीय आधारों को उपायों को नहीं बता सकता है। अरस्तु ने सामान्य रूप से क्रांतियों को रोकने के उपायों को दो भागों में बांटा है, जैसे जिसमें मुख्य रूप से दो भाग कौन से हैं, एक तो सामान्य उपाय और दूसरा है विशेष शासन पद्धतियों के लिए उपाय। सामान्य उपाय में अरस्तु ने चर्चा करी है कि संविधान के अनुरूप शिक्षा, जैसे कि हर व्यक्ति को नागरिकों के संविधान के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। यदि बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में संविधान का महत्व समझा दिया जाएगा तो वे संविधान की रक्षा तथा सफलता हेतु अपने कार्य को उसी ढंग से करेंगे जिससे कि संविधान की रक्षा हो सके। जैसे कि साम्यवादी देशों में साम्यवाद की शिक्षा बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में ही दे दी जाती है, जिससे उनके दिमाग में ये फिट रहता है कि हमारा देश कम्युनिस्ट है और हमें इसकी रक्षा करनी है। दूसरी बात आती है गुड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जिस राज्य की शासन व्यवस्था दूषित होती है वह शीघ्र ही पतन की ओर जाता है। प्रशासक तथा प्रशासनिक अधिकारी योग्य, ईमानदार, कर्मठ और न्यायी होते हैं। अगर घूसखोरी का नामो निशान नहीं होना चाहिए। जिस राज्य में अच्छा शासन होता है वहाँ पर क्रांति की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर तीसरा उन्होंने बताया इसका उपाय गुड बिहेवियर, यानी कि अच्छा आचरण। जिन शासन व्यवस्थाओं में शासकों का आचरण छल कपट रहित होता है वहाँ पर क्रांति के आसार नहीं होते हैं। अतः शासक को चाहिए कि जनता को किसी भी तरह के धोखे में वो नहीं रखे। नेक्स्ट आता है ओबीडियंस ऑफ लॉ। सरकार के सभी अंगों के कार्यों व शक्तियों का वर्णन संविधान में होता है। नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों का भी वर्णन रहता है। प्रत्येक नागरिक व शासक का कर्तव्य होता है कि संविधान के कानूनों का पालन करे, क्योंकि कानून का पालन नहीं करने से समाज व शासन में क्या होगा, अराजकता फैल जाएगी और कानून का पालन करने में ही राज्य और समाज की भलाई है। जहाँ पर कानून का शासन होता है वहाँ पर सभी सुख व शांति से रहते हैं। लॉयल सिटीजन यानी कि राज्यभक्त नागरिक। प्रत्येक राज्य में कुछ देशद्रोही होते हैं, वे संविधान व राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। इसलिए शासन प्रणाली को चलाने के लिए जरूरी है कि राज्य भक्तों नागरिकों का होना जरूरी होता है। अगला उपाय उन्होंने बताया कि राज्य में नागरिकों का शासक वर्ग आपसी दलबंदी नहीं होना चाहिए, ग्रुप्स में नहीं बटा होना चाहिए, उनमें आपस में प्रेम और सद्भावना का होना आवश्यक है। उनमें हार्मोनियस रिलेशनशिप होनी चाहिए। राज्य में सभी योग्य व्यक्तियों का सम्मान होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समानता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। अगला बिंदु उन्होंने चर्चा करी उपाय के रूप में शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जहाँ शक्तियाँ एक व्यक्ति में या एक संस्था में निहित हो जाती है तो वह व्यक्ति या संस्था क्या होता है, निरंकुश हो जाता है, अत्याचारी बन सकता है। इसीलिए ये आवश्यक है कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए शक्ति का समान वितरण किया जाए तथा किसी व्यक्ति या वर्ग को शक्तिशाली नहीं होने दिया जाए। उन्होंने बताया कि जिस राज्य में न्याय का अभाव होता है वहाँ जनता विद्रोह कर देती है और जनता से विद्रोह से बचने के लिए जरूरी है कि न्याय व्यवस्था सही होनी चाहिए और न्याय आधारित शासन व्यवस्था स्थायी होती है। गरीब और अमीर का अंतर कम करने की अरस्तु ने बात कही कि जितनी राजनीतिक क्षेत्र में समानता होगी उतना ही जो है वो क्रांति से दूर रहेगा और समानता के सिद्धांत का अरस्तु ने पालन करने की बात कही है। सरकारी खजानों को जनता के कल्याण के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। जिस शासन व्यवस्था में सरकारी धन का प्रयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है वहाँ अक्सर विद्रोह फैलने का डर रहता है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए उच्च अधिकारियों की सेवा अवधि कम होनी चाहिए, निम्न अधिकारियों की सेवा अवधि अधिक होनी चाहिए, जिससे वे स्वेच्छाचारी बनने का स्वप्न नहीं लेंगे और प्रशासन में स्थायित्व बना रहेगा। सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियों के लिए पदाधिकारियों में संविधान के प्रति भक्ति, अनुशासन क्षमता, न्याय क्षमता और प्रशासनिक क्षमता से संबंधित योग्यताएं पूर्ण होनी चाहिए।
और अधिकारियों का जो चयन है वो उनके पद के अनुरूप योग्यता अनुसार किया जाना चाहिए। तो ये कुछ बिंदु उन्होंने बताए थे जिनसे कि वो सामान्य रूप से क्रांति को रोकने के उपाय हैं। अब है कि विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों को रोकने के लिए उन्होंने क्या उपाय बताए हैं। जैसे सबसे पहले प्रजातंत्र में उनका मानना था कि शासन को जनता की स्वतंत्रता के अधिकार पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। नागरिकों को समानता के सिद्धांत द्वारा एकता के सूत्र में बांधना चाहिए। बहुमत की शासन व्यवस्था स्थापित हो। सेनाध्यक्ष शासन नहीं होना चाहिए। जन आंदोलन जो होते हैं उनको भड़कने से पहले ही उनका उपाय कर देना चाहिए। इसी तरह से दूसरा जो बिंदु आता है कि लोक धनिक तंत्र यानी कि ओलिगार्की में राज्य में बाह्य या आंतरिक फूट या विवाद नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि गरीबों को भी जो है अच्छी दृष्टि से देखा जाना चाहिए, उनके प्रति किसी भी तरह की असमानता नहीं रखनी चाहिए और शासन को धन कमाने का साधन नहीं समझा जाना चाहिए। सरकारी कोष का सदुपयोग हमेशा जन कल्याण के लिए होना चाहिए। तीसरा है कुलीन तंत्र में शासक को जनता के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। महान पुरुषों को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। राजतंत्र में राजा को संविधान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जनता के साथ राजा को सद्व्यवहार करना चाहिए। निरंकुश तंत्र में उन्होंने बताया कि शासक की तरह ही शासन करे, जनहित की भावना को ख्याल रखे और उसे जो है उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए और जो भी उसकी नीति हो वो जन कल्याण की नीति होनी चाहिए। उसे अपने जीवन की रक्षा का खुद ध्यान रखना होगा। पक्षपातपूर्ण ढंग से जनता के साथ व्यवहार नहीं करना होगा। सार्वजनिक राजस्व का दुरुपयोग नहीं करना होगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे हम सभी जानते हैं कि हर विचार की कुछ आलोचनाएं आलोचकों द्वारा की जाती हैं। तो इसमें जैसे आलोचकों ने कहा कि एक तरफ तो वो निरंकुश तंत्र को सबसे निकृष्ट शासन प्रणाली मानता है, लेकिन दूसरी तरफ उसे स्थायित्व प्रदान करने की भी बात कहता है। मतलब उसने ये कहा कि ये वाली शासन व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरी बात है कि क्रांति द्वारा सुधार और वांछनीय परिवर्तन लाए जा सकते हैं, लेकिन उचित दिशा में स्थायित्व प्रदान करने के बाद ही। तीसरा है उन्होंने क्रांति जो शब्द का प्रयोग है वो संविधान और शासन प्रणालियों में परिवर्तन के अर्थ में ही लिया है, लेकिन वास्तव में क्रांति इतनी सी 2 शब्दों के अंदर ही नहीं पूरी हो जाती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो अरस्तु का क्रांति का जो सिद्धांत है वो आज भी इम्पोर्टेंट है। आज भी क्योंकि उनकी क्रांति के कारण उसके रोकने के उपाय जो हैं उनकी वैज्ञानिक और व्यावहारिक व्याख्या राजनीतिक दर्शन के इतिहास में एक नया मोड़ ला देती हैं। यदि शासकों द्वारा अरस्तु बताए गए उपचारों का पालन किया जाएगा तो आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व का गुण पैदा किया जा सकता है। इस संबंध में मैक्सी के कथन यहाँ पर कहना उचित होगा कि क्रांति को रोकने के जिन साधनों का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है, क्या आधुनिक राजनीति विज्ञान उनसे अधिक उपयोगी व कारगर साधन प्रस्तुत कर सकता है? नहीं। अतः यह अरस्तु की राजनीति विज्ञान को एक महत्वपूर्ण देन मानी जा सकती है। धन्यवाद।